सच बहुत ही अजीबोगरीब होता है। ये सच अक्सर विलासराव जेफरसन बैंक, जन्मदाता हूं मैं इसका। जिंदगी का एक एक पल इसकी परवरिश में जुटकर अपनी औलाद समझकर पाला है मैंने इसे। अक्सर मुट्ठी भर लोग मिलकर छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां लोग गहने गिरवी रखकर पैसे ले जाते थे ब्याज पर। घर घर जाकर लोगों के हाथ पैर जोड़कर हजारों लोगों को इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मिन्नतें की थी मैंने। बैंक के कस्टमर्स, क्लाइंट्स, वहां का फर्नीचर, फिक्सचर्स, दीवारों के रंग, वहां की तस्वीरें, बैंक में काम करते पियंस, अकाउंटेंट्स, कैशियर, मैनेजर, यहां तक कि उनके यूनिफॉर्म का रंग भी मैंने तय किया। विलासराव बैंक, जन्मदाता हूं मैं इसका। जिंदगी का एक एक पल इसकी परवरिश के लिए गुजारा है मैंने, अपने औलाद की तरह पाला है मैंने इसे, अपना खून दिया है इसको मैंने। जी हां दोस्तों, अगर ये क्लिप आपको हिट करी है तो समझ जाइए कि आपने आज का टॉपिक सीख लिया है। राइट, अब बात करते हैं बिना समय गवाए इस वीडियो के बारे में, जिसमें बच्चन साहब बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इस बैंक की एक एक ईंट मैंने रखी है, यहां तक कि इसकी दीवारों का कलर और लोगों की, एम्प्लॉयज के यूनिफॉर्म का कलर तक भी मैंने डिसाइड किया है। इसका मतलब इस मूवी को देखकर या इस वीडियो को देखकर पता लगता है बच्चन साहब ने अपना खून तक इस बैंक के लिए, है ना, न्यौछावर कर दिया। अपने बच्चों की तरह, शायद उससे भी बढ़कर इस बैंक की देखरेख की है। चंद लोग गहने गिरवी रख के लोन ले जाते थे और उन्होंने, है ना, घर घर जाकर मिन्नत करके इतना बड़ा बैंक खड़ा किया है। इसका मतलब एक इंसान जिसने पहले दिन से, पहले सेकंड से, बल्कि पहले थॉट से कि भाई मैं बैंक खोलूंगा, ये थॉट भी किसका था, ये विचार भी किसका था? ये विचार था बच्चन साहब का। तो जब ये बैंक खुला, जब इस बैंक को रजिस्टर्ड कराया गया, जब इस बैंक को इनकॉर्पोरेट किया गया, राइट, तो बच्चन साहब जिन्होंने एक एक चीज, है ना, यूनिफॉर्म का कलर तक, डिजाइन तक जिन्होंने डिसाइड किया, आखिरकार वो इस बैंक के लिए क्या हैसियत रखते हैं, क्या अहमियत रखते हैं। राइट, इस बात को कंपनी लॉ ने बताया कि सर बच्चन साहब इस बैंक के लिए क्या अहमियत रखते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69। तो बच्चन साहब को बोला कि बच्चन साहब आप कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 के हिसाब से आप उस बैंक के हैं प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर है। प्रमोटर यानी प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को बनाने का विचार लेता है। ऑन द फर्स्ट थॉट वो ये समझ जाता है कि मुझे एक ऐसी चीजों का निर्माण करना है, एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना है जो मेरे खून पसीने से बनेगी, यानी कि मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। तो वो कौन हुए? प्रमोटर। यानी प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को बनाने का आइडिया सोचता है, कंपनी के लिए सारी भागादौड़ी करता है, जैसे बच्चन साहब कर रहे हैं ना, उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, उसकी बिल्डिंग का नक्शा पास कराता है, उसको जन्म देता है, हर एक चीज उसके लिए करता है जो एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। देखरेख करना, उसका लालन पालन पोषण करना। ठीक है, तो प्रमोटर एक माँ बाप की तरह होता है जो बच्चे को जन्म देता है। राइट, अब एक बहुत बेसिक सी बात जो आपको बता दूं, कई बार बच्चों को लगता है सर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो प्रमोटर जो है, बच्चन साहब जो है, जिन्होंने बैंक को या कंपनी को जन्म दिया, तो जब तक कंपनी बनी नहीं, जब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तब तक प्रमोटर का और कंपनी का रिश्ता क्या कहलाया जाता है। बच्चन साहब ने आज सोचा, मान लो कंपनी खड़ी हुई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, आरओसी में जाके 5 महीने के बाद सारी कार्रवाई पूरी हुई, तो 5 महीने तक बच्चन साहब ने जो प्रमोटर बनकर कंपनी के लिए किया, तो बच्चन साहब और कंपनी जो अभी अस्तित्व में आई नहीं है, उसका रिश्ता क्या है? यानी एक बच्चा, एक माँ बाप है और बच्चा है, जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है कि नहीं बात? जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, आएगा कुछ महीने बाद, तो उसका, बच्चे का अपने माँ बाप से क्या रिश्ता है? तो जो भगवान ने बोला वही कंपनी लॉ ने बोला, प्रमोटर का और कंपनी का जब तक कंपनी बन नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ भरोसे का रिश्ता होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कोई है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किससे करेगा? प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी से कि मैं आपको जन्म दूंगा, तो कंपनी जब बनेगी उसके बाद ही तो आर्टिफिशियल पर्सन बनेगी, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है।
तो जब तक कोई चीज अस्तित्व में नहीं आई, उसके लिए एक बंदा बच्चन साहब काम कर रहे हैं, तो जब तक अस्तित्व में नहीं आती और बच्चन साहब उसके लिए काम करे जा रहे हैं, उन 5 महीने में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है भरोसे का रिश्ता, यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो एक लाइन लिख लेंगे नोट्स में, रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रमोटर एंड अ कंपनी या वुड बी कंपनी इज फिड्यूशियरी रिलेशन। भरोसे का ही रिश्ता होता है, भरोसे पे ही काम चल रहा होता है। यानी कि अगर आप इस क्लिप को समझ चुके हैं तो हमें आज का टॉपिक क्या पढ़ना है? हमें आज का बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक पढ़ना है सर, और वो टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को कैसे बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और जब कंपनी बन जाएगी तो इस तरीके का सर्टिफिकेट है ना मिलेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। और इस सर्टिफिकेट से खास बात हमें पता लगती है, सर इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है वो किस सेक्शन के हिसाब से होता है? बस आपको ये सेक्शन याद रखना है, राइट। सेक्शन 7 के हिसाब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, तो इस सर्टिफिकेट से ही आपको सेक्शन याद हो जाता है। प्रमोटर किस सेक्शन में आता है? 269, समर ऑफ 69 की तरह 269। तो प्रमोटर हमारे केस में कौन हुए? प्रमोटर हुए अमिताभ बच्चन साहब, राइट। अब आती है बात, सर प्रमोटर के बारे में आपने बेसिक्स तो बता दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के, लेकिन क्या प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन क्या ऐसे ही कहती है? ना मुन्ना ना, प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन में लिखा है 3 लोग कंपनी के प्रमोटर कहलाए जा सकते हैं, राइट। कौन? या तो वो बंदा जो कंपनी के लिए काम कर रहा है उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, यानी कि अगर बच्चन साहब का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो बच्चन साहब क्या कहलाए जाएंगे? तो बच्चन साहब प्रमोटर कहलाए जाएंगे। या फिर बच्चन साहब के पास कंट्रोल हो, ठीक है जी, या फिर बच्चन साहब के पास कंट्रोल हो कंपनी की वर्किंग्स का, कंपनी के अफेयर्स का। और जैसा कि इस वीडियो में देख के लगता है कि उनका नाम प्रोस्पेक्टस में जरूर लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने तो जन्म ही दिया है और सारी वर्किंग तो वही देखते हैं, वो खुद बोल रहे हैं है कि इसका डिजाइन, कपड़े, दीवार सब कुछ मैंने डिसाइड किया है, तो कंट्रोल तो है ही उनका, राइट। तीसरा, या फिर भैया कंपनी के डायरेक्टर उनकी एडवाइस पर लगातार काम करते हो, यानी कि अगर वो कंपनी के है ना डायरेक्टर या किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन वो ये काम जरूर करते हैं कि जो भी वो बोलते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स उनकी सुनते जरूर हैं, यानी कि वो इस तरीके का रिलेशन रखते हैं कंपनी से। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई चार्टेड अकाउंटेंट हो गए जो कंपनी के है ना फिक्स है कि हाँ भाई इनके भरोसे ही हमारी कंपनी चल रही है, तो उनकी एडवाइस पर, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के डायरेक्टर हमेशा रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं कि भाई आपकी सलाह सर्वोपरि है। आई बात आपको बहुत अच्छे से जानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी प्रमोटर कौन होता है। तो जो 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं इनको हाईलाइट कर लेना नोट्स में। तो चलते हैं नोट्स की तरफ। सर क्या लिखा है हमारे नोट्स में, झट से याद करा दूंगा आज मैं आपको। प्रमोटर्स, द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द प्रमोटर एज पर सेक्शन 269, समर ऑफ 69 हमें याद हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। हाँ जी सर हमने याद कर लिया, ठीक है ना, राइट। और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन सेक्शन 92, यानी कि जब कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न, बताया था ना पिछले लेक्चर में, कंपनी एनुअल रिटर्न भरती है आरओसी में, यानी कि रिटर्न का मतलब होता है पीएनएल बैलेंस शीट दिखाना, ठीक है। तो जिसका नाम उस पीएनएल बैलेंस शीट में दिया जाएगा कि हाँ भाई इन पर्सन के थ्रू हम ये पीएनएल बैलेंस शीट क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है? प्रमोटर कहलाया जाता है। अगला, जिसका कंट्रोल उदय कंट्रोल, जिसका कंट्रोल है ना होता है अफेयर्स यानी वर्किंग ऑफ द कंपनी में, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। चाहे बच्चन साहब शेयर होल्डर हो सकता है बच्चन साहब ने बैंक के शेयर्स ले रखे हो और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ले रखे हो, या बच्चन साहब डायरेक्टर हो, या फिर बच्चन साहब किसी और कैपेसिटी में भी काम कर रहे हो। बस हमें तो ये देखना है कि वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो पर उनका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स में। या फिर जो मैंने आपको बात बताई, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? एक्स्टिमेटेड टू एक्ट, यानी कि लगातार है ना क्या करते हैं? अमल करते हैं, ठीक है ना, जर्नली या लगातार वो उनके एडवाइस पर अमल करते हैं।
तो उसकी एडवाइस पे कह दो बच्चन साहब की, चाहे बच्चन साहब की डायरेक्शन पे कह दो, चाहे बच्चन साहब के इंस्ट्रक्शंस पर कह दो। इन सिंपल टर्म आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया बस वही बात है ना, बुक में इन सिंपल टर्म के नाम से लिख दी गई। पर्सन, प्रमोटर कौन होता है? पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, जिसने कंपनी को जन्म दिया, जो बच्चे साहब खुद कह रहे हैं अपनी औलाद से बढ़कर मैंने इसको पाला है, इसको जन्म दिया, अपना खून पसीना इसको दिया है। जिसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि भैया मुझे इस कंपनी को जन्म देने से, बच्चन साहब ने कहा मुट्ठी भर लोग गहने रखकर है ना लोन लिया करते थे, मैंने इसको एक नया फॉर्मेट दिया और बैंक को जन्म दिया। जिसके दिमाग में आइडिया होगा, और बच्चन साहब ने हर एक स्टेप उसका लिया, जो खुद भी कहते हैं भैया एम्प्लॉय के यूनिफॉर्म के कलर भी मैंने डिसाइड किए हैं, राइट। जो उन्होंने सारे स्टेप लिए हैं उसको जन्म देने के, रजिस्ट्रेशन कराने के। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। इट शुड हैव बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सुनना ध्यान से, जो पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। सर प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब, प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब वो कंपनी से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, बस वो एज अ प्रोफेशनल है और कंपनी का कुछ छोटा मोटा काम कर देता है, जैसे कंपनी के वकील। ठीक है जी, जो कंपनी के वकील साहब होंगे वो प्रमोटर नहीं कहलाए जाएंगे, वो तो भी सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। भाई साहब कुछ केस हो गया तो बता देना, किसी के साथ पंगा हो गया हो तो भैया हम कोर्ट में चले जाएंगे, किसी ने फ्रॉड कर दिया हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कंपनी का बैंकर, जहां पर आपने उस कंपनी का खाता खोला होगा वो बैंकर। कंपनी का अकाउंटेंट है कि नहीं बात, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बनाता है, राइट, वो अकाउंटेंट। या इसके अलावा कोई और पर्सन, ठीक है, जो कंपनी में से प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा है, समझ में आई ना बात, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाया जाता। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये ऊपर वाले 3 पॉइंट से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले 3 पॉइंट क्या बोलते हैं? ये 3 पॉइंट बोलते हैं कि भैया प्रमोटर है ना, सिंपल टर्म ये होता है, तो ये प्रमोटर है। आखिरी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? आखिरी वाला पॉइंट बोल रहा है सर ये प्रमोटर नहीं होते, है ना, राइट, दीज आर नॉट प्रमोटर। ठीक है जी बात, सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है बात, मजा ही आ गया है प्रमोटर के बारे में जानकर। अगली बात देखो ध्यान से, अब आती है आज की मुद्दे की बात, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है? सबसे पहले बच्चों वाली बात, आपको बचपन से ही पता है, मतलब कॉमर्स के बचपन से ही पता है, किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कुछ मिनिमम मेंबर्स की, कुछ मिनिमम है ना शेयर होल्डर की, राइट, जरूरत होती है, जिन्हें आप सब्सक्राइबर भी बोल देते हैं, जो कंपनी के सबसे मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम पे साइन करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जैसे आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया भाई और बहनों, नहीं किया तो बहुत जल्दी कर लें, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही मेमोरेंडम पे जो साइन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बोला जाता है। पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, है कि नहीं बात? 7 लोग, 1 बीवी, 5 बच्चे, एक वो बेचारा खुद, ठीक है ना, राइट। सर 5 बीवी 1 बच्चे, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। 7 लोग इकट्ठे करने, कैसे भी इकट्ठे कर लो, 7 या उससे ज्यादा, राइट, ताकि लॉफुली क्या हो सके, कंपनी के मेमोरेंडम पर उनका नाम लिखा जा सके, राइट, और सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया जा सके। इन द सेम वे अगर प्राइवेट कंपनी है, तो मिनिमम कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए कम से कम कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। और ओपीसी हमारा फेवरेट, ठीक है, और उसके लिए तो बस एक ही बंदा चाहिए, राइट। सेक्शन 3 बस ये बात कहता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब भैया कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, इसलिए सेक्शन 3, समझ में ना बात, क्या रखेंगे? कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, ठीक है, कंपनी बनाने के लिए लोगों को गिन, इसलिए सेक्शन 3, सर याद होगी बात। समर ऑफ 69 यानी 269 प्रमोटर, सेक्शन 3, कितने लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए? और जैसा कि मैंने आपको उस सर्टिफिकेट पे दिखाया कि जब भी हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने जाएंगे आरओसी के पास,
हमें सेक्शन 7 का सहारा लेना पड़ेगा। सेक्शन 7, राइट। तो देखो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को जब हम जन्म देंगे बनाएंगे, तो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर। आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या फॉलो करना पड़ेगा भैया, क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आसान सी भाषा में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ठीक है, और फिर हद से गुजर जाना है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। सबसे पहला स्टेप ही थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको आरओसी में क्या दे के आनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे के आनी है, ठीक है ना। आरओसी रजिस्ट्रार और ऑफिस में कौन बैठा मिलेगा, सर रजिस्ट्रार मिलेंगे आपको, वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट दे के आना है। मुद्दा आता है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे के आने हैं, कौन कौन से, राइट। तो पहले भाई और बहनों गौर फरमाएंगे, ये डॉक्यूमेंट दे के आने हैं, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल तुम्हारी शादी की तैयारियों की तरह होता है, ठीक है। शादी की उम्र बीती जा रही है ना, घर वाले कहेंगे, जैसे तुम 25-26 के हो जाओगे ना, वैसे घर वाले कहने लगे उम्र बीती जा रही है कि नहीं बात, हाथ पीले होने का समय आ चुका है, राइट, हाथ पीले कर दो इनके। तो फिर क्या होगा, घर वाले किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, शादी.com है कि नहीं बात, विवाह.com, ठीक है, ऐसी साइट्स पर क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, राइट। तो जब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो वहां पर है ना, वहां से जो बंदा आएगा आपकी इंफॉर्मेशन लेने, वो आपसे यही सारी चीजें मांगेगा जो कंपनी वाले मांग रहे हैं। वो कहेगा सर अपना नाम वाम बता दो सर, अपनी प्रोफाइल बता दो सर, जॉब कहां करते हो सर, पैकेज कितना है सर, कितना कमा लेते हो सर, है कि नहीं बात, राइट। उसके अलावा ठीक है कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है, सर गुण कितने मिलाना चाहते हो, कुंडली वगैरह, है कि नहीं बात, कास्ट, इंटरकास्ट, ये बहुत सारी चीजें है ना, आपसे पूछेगा, फिर आपकी इंफॉर्मेशन भर देगा, ठीक है ना। फिर आपका इंटरेस्ट शो होगा कि भैया आप इस तरह के बंदे हैं, आपको इस तरह की लड़की चाहिए, तो सारी रिक्वायरमेंट है ना उसमें आपको फिल करनी पड़ती है फॉर्म में, राइट। फिर आप शादी.com, भारतमैट्रिमोनियल.com यहां से ठीक है ढूंढना शुरू कर देते हैं, राइट। अभी से मत लग जाना, सर मैंने तो डाउनलोड भी कर रखा है सर, है कि नहीं बात, राइट। तो नलायको अभी से मत लग जाना, अभी पहले सीए बन जाओ। अब देखो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। अब जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी तो भैया फेरे कहां लोगे, जब शादी पक्की हो जाएगी तो फेरे कहां लोगे बताओ भैया, सर फेरे कहां लिए जाते हैं, सर फेरे तो मंडप सजेगा, है ना, गाना गाओगे तुम और फिर 7 फेरे लिए जाएंगे, है कि नहीं बात, 7 जन्मों का, राइट, 7 फेरे लिए जाएंगे। इसलिए मैंने कोड भी क्या बनाया, स्टेप नंबर 1 फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जब फाइल करेंगे तो डॉक्यूमेंट फाइल करने कहां जाना है, डॉक्यूमेंट फाइल करने जाना है मंडप पे। तो आरओसी में जो रजिस्ट्रार बैठा है, रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, रजिस्ट्रार बोलेगा मंडप पे आओ, क्या बोलेगा रजिस्ट्रार, मंडप पे आओ भैया, मंडप पे आओ, डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ। तो डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ, डॉक्यूमेंट लेके मंडप पे आओ, राइट। डॉक्यूमेंट जो मैंने सारे आपको बताए हैं इनका कोई सीक्वेंस नहीं कि सर ऐसे ही होता होगा, बस हमें तो बता दें कि ये डॉक्यूमेंट देने हैं। क्या देना है, MOA। सर मोआ क्या होता है, मोआ ठीक है, मोआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ओआ लेके जाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सुनना एन से क्या है, एन से मतलब न्यू डायरेक्टर। न्यू डायरेक्टर का मतलब होता है फर्स्ट डायरेक्टर, जो आपकी कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा, ठीक है ना। और वो डायरेक्टर कौन होंगे बताओ, जो उस मेमोरेंडम पे साइन कर रहे हैं 7 लोग, है ना। तो 7 लोग जो साइन कर रहे हैं वो तो 7 शेयर होल्डर्स हो गए, 7 मेंबर्स हो गए, जो कंपनी को जन्म देने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो कंपनी को चलाने के लिए, मैनेजमेंट को देखने के लिए जो डायरेक्टर की जरूरत होती है वो कितनी होती है, सर अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 चाहिए होते हैं, है कि नहीं बात, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, 2। तो भैया 7 मेंबर्स हो गए, 7 सब्सक्राइबर्स हो गए, उनमें से डायरेक्टर भी तो चुनोगे, राइट। यानी कि जब रिलायंस ने जन्म लिया होगा तो धीरू भाई अंबानी क्या रहे थे, सब्सक्राइबर रहे थे, उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया था। और उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया था तो उन्होंने अपने आप को डायरेक्टर भी दिखाया था कि आई एम द
शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सेम बात मुकेश अंबानी जी के साथ भी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, याद आ गया लास्ट लेक्चर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर भी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर भी हैं। अगर बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेम पर्सन एक ही कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है और सेम पर्सन एक ही कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है। राइट, यही बात लिखी है। जो सबसे पहला डायरेक्टर होगा, सबसे पहले डायरेक्टर को, है ना, मैं प्यार से बोलता हूं अमर डायरेक्टर। क्या बोलता हूं? अमर डायरेक्टर। राइट, अमर समझ रहे हो ना, जो कभी मरेगा नहीं। राइट सर, ऐसे कैसे कह रहे हो? तो मैं अमर इसलिए बोलता हूं जो कंपनी का मेमोरेंडम होगा, राइट, वो जो पहला मेमोरेंडम होगा जो धीरू भाई अंबानी ने बनाया होगा, क्या मुकेश अंबानी जी ने आज भी उसे लेमिनेट करा कर रखा होगा कि भाई मेरे पिताजी की बनाई हुई कंपनी का पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। राइट, और फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने अपने डॉक्यूमेंट में संभाल के रखा होगा। उस डॉक्यूमेंट पर, उस मेमोरेंडम पर किसके साइन होंगे? धीरू भाई अंबानी के साइन होंगे। और अगर टाटा का, और पुरानी बात पे जाओ तो टाटा का जो मेमोरेंडम होगा पहला, है ना, जमशेदजी टाटा ने जो पहला मेमोरेंडम साइन किया होगा, क्या उनके, है ना, आने वाली पीढ़ियों ने, है ना, 1982 में उन्होंने वो कंपनी बनाई थी टाटा, 1982 से अब, राइट, ये वाला समय आ चुका, इतने सालों में, 100 सालों से ज्यादा भी अपना मेमोरेंडम टाटा ने संभाल के रखा होगा। उस पे किसके साइन होंगे? जो उनके पहले सब्सक्राइबर थे और पहले डायरेक्टर थे, यानी कि वो कहला जाता है अमर डायरेक्टर, जो अपने नाम के थ्रू जिंदा रहते हैं। राइट, इसलिए अमर डायरेक्टर बोलता हूं जो बेचारा अमर डायरेक्टर होने वाला है। ठीक है, एक्ट ये बोलता है, प्रोसीजर ये बोलता है, एक तो उनकी कंसेंट ले लो, है कि नहीं बात? जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का, उनकी कंसेंट ले लो। क्या कंसेंट ले लो? रिटर्न में उनकी कंसेंट ले लो, भाई साहब हाँ मैं, है ना, अंकुर अग्रवाल रेडी हूं, तैयार हूं अपने होश हवास में कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूं। कंसेंट ले ली। साथ में ये भी ले लो कि उनका इंटरेस्ट क्या है किसी और कंपनी में, यानी कि एक डायरेक्टर क्या एक ही कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? ना मुन्ना ना, एक पर्सन बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। मैंने बात फाइनल में जाके पढ़ोगे आप डायरेक्टर्स के बारे में। तो एक पर्सन बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। तो मैं, ठीक है, तो मैं एक कंपनी में, एक्स कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं वाई में भी डायरेक्टर हूं, मैं किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हूं। तो जिस कंपनी में मैं पहला डायरेक्टर बनने जा रहा हूं, वो कंपनी मुझसे, है ना, क्या लिखवा लेगी? इंटरेस्ट है उधर कंपनी। सर आप ये बता दो, जिस किसी और कंपनी में अगर आप डायरेक्टर है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, ये भी आप लिख के दे दो। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो डायरेक्टर से क्या पूछना है? डायरेक्टर से फिल्म की तरह बात करनी है, की एन का, जैसे की एन का फिल्म आई थी ना, की एन का, ऐसे ही डायरेक्टर की एंड का, डायरेक्टर की कंसेंट, डायरेक्टर का इंटरेस्ट, डायरेक्टर की कंसेंट, डायरेक्टर का इंटरेस्ट लेना है। सर मजा आ गया? अभी तो आगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब जो भी कंपनी को बनाने में, है ना, लोग लगे हुए हैं, उन सब की डिक्लेरेशन लेनी है। डिक्लेरेशन जैसे सीए की डिक्लेरेशन, कोई वकील है उनकी डिक्लेरेशन, जो कंपनी को बनाने में जुटे हैं। राइट, क्या डिक्लेरेशन लेनी है? जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ऑल, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया, कंप्लाई किया गया है। राइट, अपनाया गया है। फिर क्या लेना है? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है नलायकों शपथ पत्र। शपथ पत्र, मैं कसम खाता हूं, है कि नहीं बात? तो उसके लिए एफिडेविट बनवाते हैं। अब पता है क्या है, अब मुझे एक कंपनी में एफिडेविट कैसे देना पड़ेगा? जैसे मैं अंकुर अग्रवाल हूं, तो मुझे ये कैसे प्रूफ करना है कि मैं अंकुर अग्रवाल हूं? आप कहोगे सर आधार कार्ड दिखा दो ना, मेरे पास आधार कार्ड भी ना हो, ठीक है ना। तो कंपनी चाहती है कोई और तरीका बताओ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ आप ही अंकुर अग्रवाल हो। मैंने आधार कार्ड नकली बनवा रखा, लोग आधार कार्ड नकली, पासपोर्ट नकली बनवा लेते हैं, है ना, लोग पासपोर्ट तक नकली बनवा लेते हैं, तो आधार कार्ड की बात चल रही है। तो कंपनी एक्ट में लिखा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो आप दोगे ही दोगे, साथ में खुद कसम खाओ, मम्मी कसम। मैं मम्मी कसम खाता हूं, मम्मी कसम बड़ी खतरनाक चीज होती है कि नहीं बात? मैं मम्मी कसम खाता हूं कि मैं अंकुर अग्रवाल ही हूं। अब भैया मम्मी कसम लिखेंगे एक लीगल पेपर पे तो अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी कसम, है कि नहीं बात? तो उन्होंने पता से क्या नाम दिया? उन्होंने उस मम्मी कसम को एक नया नाम दिया, शपथ पत्र।
यानी कि शपथ, आई शपथ, है कि नहीं बात, राइट। और पत्र यानी कि लीगल लैंग्वेज में एफिडेविट, कसम खाने का जो एक पर्चा होगा, कसम खाने का जो एक पत्र होगा उसे बोला गया एफिडेविट। हिंदी में क्या लिखोगे, शपथ पत्र। क्या क्या शपथ लेनी है, क्या कसम खानी है, ठीक है। कसम ये खानी है किसको, एक तो सब्सक्राइबर को। कौन सब्सक्राइबर, यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं, नलायको, मेमोरेंडम को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेंबर, उन सब्सक्राइबर को, राइट। पब्लिक कंपनी है तो 7 जो सब्सक्राइबर है उनको, और जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर है, अमर डायरेक्टर, उसको, ठीक है ना। तो कंपनी के सब्सक्राइबर्स को, कंपनी के पहले डायरेक्टर को कसम खानी है क्या, कि वो दोषी कि वो किसी भी ऑफेंस में, किसी भी जुर्म में दोषी नहीं है। दूसरी कसम क्या खानी है, उन्हें गिल्टी, है कि नहीं बात, उन्हें गिल्टी नहीं करार दिया गया है किसी भी गलत काम करने में। और तीसरी कसम क्या खानी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है आरओसी में कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, वो ट्रू, फेयर और करेक्ट है, उसमें कोई भी बात गलत नहीं बताई गई है। आई होप बात आपको समझ में आती जा रही होगी। फिर मंडप, ए हो गया, पी से क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यानी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो पहले सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, वो 7 लोगों की आइडेंटिटी बतानी है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, उनके साथ खेलना है, उनका नाम क्या है, उनकी आईडी क्या है, वो कहां रहते हैं, ठीक है, सरनेम क्या है, राइट। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आरओसी को देके आनी है, राइट। और पे हिंदी पे है तो भैया पे से कुछ नहीं बनेगा। और आखिरी बात आती है मंडप पे आओ, ए से क्या बनेगा, एड्रेस, ठीक है ना, राइट। अब भैया मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, कहां, काली घाटी के पीछे, नहीं ना, राइट। तो फिर जो मुलाकात होगी जो जीने के लिए जरूरी है, मैट्रिमोनियल पे एड्रेस तो दोगे, मंडप पे आओगे तो जब मैट्रिमोनियल में सारा काम चल रहा होगा तो मैट्रिमोनियल में एड्रेस भी तो दोगे कि भाई अगर मुलाकात करने की जरूरत पड़ी लड़के और लड़की को या उसके घर वालों को तो भैया इस एड्रेस पे आना है। तो वो एड्रेस आपको बताना है आरओसी को जाकर। कौन सा एड्रेस होगा, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी एड्रेस है, ठीक है। अभी कंपनी बनेगी, कंपनी के बनने के बाद कंपनी का एचओ, हेड ऑफिस खुलेगा, हेड ऑफिस खुलेगा। तो जब तक कंपनी का हेड ऑफिस नहीं खुलता, जब तक कंपनी का हेड ऑफिस नहीं खुलता, भाई साहब आपका लेन देन है ना, बातचीत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चिट्ठी, कोई प्रेम पत्र अगर पहुंचाना हो तो कहां पहुंचा दे, कोई जगह तो बताओगे ना। तो आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ेगा, टिल एचओ एस्टेब्लिश, जब तक एचओ बन नहीं जाता। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, आपको याद हो चुका होगा। अब कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, राइट। बच्चों वाली बातें हैं सब, बच्चों वाली बातें एक एक करके देखते हैं। मंडप पे आओ के बारे में क्या क्या लिखा है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला पॉइंट यहां क्या लिखा है, मोआ ओआ। मंडप पे आओ में याद आ गया, मोआ और ओआ, मोआ ओआ, मोआ ओआ, ठीक है। तो मोआ ओआ देना है, ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर तो आप समझ चुके हो, कई दिनों से चीख चीख के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो लोग कंपनी के मेमोरेंडम पर साइन करते हैं, राइट, स्पेशली मिनिमम 7 लोग, उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइबर। दूसरा डिक्लेरेशन है ना, बाय द पर्सन हु एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, डिक्लेरेशन देनी है, ठीक है। मंडप, डी से डिक्लेरेशन, याद आ गया ना। तो ये आपको डिक्लेरेशन देनी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एडवोकेट यानी कंपनी का कोई वकील हो, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो। सबसे मजेदार बात, इन प्रैक्टिस, यानी कि वो कंपनी में जॉब नहीं करता हो, क्या करता हो, उसकी अपनी खुद की फर्म हो और वो प्रैक्टिकली क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। समझ में आ गई बात, यानी नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। एंड बाय द पर्सन नेम इन द आर्टिकल, और जिसका नाम, ठीक है, एक तो इन लोगों को, राइट, प्लस एक तो इन लोगों को देना है डिक्लेरेशन, साथ में उस बंदे को देना है जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है, कैसे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी,
ठीक है, तो दो लोगों को डिक्लेरेशन देने, वो दो लोग कौन हुए? जो कंपनी को बना रहे हैं, सीए वगैरह, सीएस वगैरह, और जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है। क्या डिक्लेरेशन देनी है ना? मजेदार बात तो ऐसा डिक्लेरेशन देनी क्या है? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी रूल्स हैं इस एक्ट में जो बनाए गए हैं, किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी, राइट, जो उससे जुड़ी हुई है, उससे रिलेट करती है, हैव बीन कंप्लाइड विद, उन्हें फॉलो किया गया है, उन्हें अपनाया गया है। ठीक है जी, बात सर समझ गए? कोई खास बात नहीं है। अगली बात देखो क्या लिखी है, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, ठीक है, डिक्लेरेशन की जगह यहां पर एफिडेविट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, शपथ पत्र, एफिडेविट, राइट, एफिडेविट लिख देना एग्जाम में, डिक्लेरेशन लिखना कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, या फिर वो कंपनी के पहली बार जब प्यार किसी से होता है, ऐसे पहली बार जब डायरेक्टर हम बनते हैं तो क्या होगा, उन्हें ये एफिडेविट देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, राइट। उसमें क्या लिखा होगा, ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो कन्विक्टेड मतलब दोषी नहीं पाए गए हैं किसी भी अपराध में, और वो अपराध किससे रिलेट करता है? कंपनी को बनाने से। जैसे बच्चन साहब प्रमोटर थे, तो प्रमोटर जब वो कंपनी को बना रहा था तो उन्होंने कोई पैसों का फ्रॉड तो नहीं किया। कंपनी को प्रमोशन के टाइम पे, कंपनी को बनाने के टाइम पे, या कंपनी को मैनेजमेंट देखते टाइम पे आपने कोई ऑफेंस या अपराध नहीं किया है। दूसरी बात क्या लिखी है, नॉट फाउंड गिल्टी, है ना, आपको गिल्टी भी नहीं ठहराया गया है, राइट, किसी फ्रॉड के लिए, ठीक है ना, किसी गलत काम के लिए या किसी धोखे के लिए, राइट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, यानी कि आपको गिल्टी नहीं ठहराया गया है जिस कंपनी के आप डायरेक्टर बनने वाले, जिस कंपनी का सब्सक्राइबर बन रहे हैं उसके लिए नहीं, टू एनी कंपनी, एनी अदर कंपनी, किसी भी इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए आपको गिल्टी नहीं माना गया है पिछले 5 सालों में, ठीक है। दूसरी बात ये लिख दी गिल्टी। तीसरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने रजिस्ट्रार को दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ सच्ची है, बिल्कुल किसकी तरह, सच्चियां मोहब्बत आवे, है ना, सच्ची मोहब्बत की तरह वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सच्चे हैं, पूरे हैं, ठीक है ना, राइट, और ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, कि आपके विश्वास में, आपकी नॉलेज में वो सारे डॉक्यूमेंट एकदम सच्चे हैं, सच्ची मोहब्बत की तरह बिल्कुल सच्चे हैं। अगली बात, मंडप, ए से क्या बनाना लायक हो, ए से बना सर एड्रेस, टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी, जब तक कि एचओ, रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या नाम देंगे प्यार से, एचओ, जब तक कि एचओ ना बन जाए। पर्टिकुलर्स, है ना, मंडप, है ना, पी से क्या बनेगा, पर्टिकुलर, तो पी के 2 पॉइंट है, मंडप के 2 पॉइंट्स है। पर्टिकुलर यानी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग, नाम बताना है, सरनेम बताना है, फैमिली के नाम बताने हैं, परिवार में, घर परिवार में कौन है, प्लेस, है ना, एनिमल, किस देश के जानवर हो आप, नेशनलिटी बतानी है, किसके, मुद्दे की बात किसके, है ना, किसके बताओगे। जब मेमोरेंडम लेके जा रहे हो, जब आर्टिकल लेके जा रहे हो, तो नेम प्लेस एनिमल किसके बताओगे, है ना, सर सब्सक्राइबर के ही बताएंगे, तो फिर कोई बताने वाली बात है कि नहीं बात। साथ में क्या दोगे, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है, पैन कार्ड, ये भी लेते जाना भैया, बाबुल की दुआएं लेती जा। एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर एज मे प्रिस्क्राइब, अगर सब्सक्राइबर यानी कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं बात, बॉडी कॉर्पोरेट समझ गए ना, यानी कोई कंपनी है, कंपनी की सब्सक्राइबर कोई दूसरी कंपनी है, तो उसके पर्टिकुलर जो बताए जाएंगे मे बी प्रिस्क्राइब, वो आपको आरओसी में देने हैं। पहली बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, टुच्ची बात थी। अगला देखो पर्टिकुलर और किसके देने हैं, पर्टिकुलर सेम, ये बातें क्या है, बिल्कुल शेम टू शेम है। शेम टू शेम को बोला जाता है मुटेटिस मुटेंडिस, याद आया, मुटेटिस मुटेंडिस। सर ये क्या बोलते हैं जी, सा मुटेटी, है ना, चिली पोटैटो ही बोलते थे, इससे बढ़िया। नलायको, मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है
एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम एक्सेप्ट फ्यू वर्ड्स, सब कुछ ऊपर जैसा ही सेम है, कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम है ना, सब कुछ ऊपर जैसा ही कॉपी है, बस एक आध शब्दों का हेरफेर किया है, चेक कर लो। द पर्टिकुलर नेम इंक्लूडिंग सरनेम फैमिली रेजिडेंशियल नेम इंक्लूडिंग फैमिली, है ना, राइट, ये सब सेम है कि नहीं। साथ के साथ क्या देना है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज आ गई सर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे शॉर्ट में बोलते हैं डिन नंबर। क्या बोलते हैं, डिन। डिन का मतलब होता है जैसे आपके पास 18 साल के होने के बाद पैन नंबर आता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है आपको लेना पड़ेगा, आप तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा। सेम कंपनी एक्ट बोलता है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, पहले डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, जब भी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे तो पैन नंबर की तरह ही आपको एक अलग से एक और कार्ड मिलेगा, है कि नहीं बात, पैन नंबर जैसा, लेकिन वो पैन नंबर की जगह क्या लिखा होगा, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी आपको पहचान पत्र मिलेगा डायरेक्टर होने का कि ये बंदा डायरेक्टर है कि नहीं बात, राइट। अब उसका क्या बनना, डिन के साथ साथ क्या लिख दिया, बाकी देखो सेम चीजें आ रही है, रेजिडेंशियल एड्रेस और नेशनलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड, है ना। इस बार क्या लिखा है, वहां लिखा था सारी चीज किसकी देनी है, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, ठीक है, ये लिखा ना ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। यहां डिफरेंस क्या है, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर से पहले क्या लिख दिया, ऑफ पर्सन मेंशन इन आर्टिकल, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है। आर्टिकल में कैसे लिखा है, जिसका नाम आर्टिकल में लिखा है एज द सब्सक्राइबर, यानी कि मेमोरेंडम पे अगर मैंने साइन किए तो मैं हो गया सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, और जिस बंदे ने मेमोरेंडम पे साइन किए उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है, उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है, उसका नाम आर्टिकल में लिख जाता है कि भैया ये बंदा सब्सक्राइबर है, इसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, तो उसका नाम कैसे लिखा गया आर्टिकल में, एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, कि भैया ये वो बंदा है जिसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, भाई इसने मेमोरेंडम पे साइन किया है, उसका नाम कहां दे देते हैं हम, है ना, आर्टिकल में दे देते हैं, बिल्कुल शादी के कार्ड की तरह। शादी के कार्ड में मेन नाम तो दूल्हा दुल्हन का होता है, और साइड में पापा का चाचा का RSVP लिखा होता है ना, RSVP वो लिखा होता है, साथ में छोटे छोटे बच्चों का नाम दे देते हैं, ठीक है, हमारे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, है कि नहीं बात, हमारे बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, इन सबके नाम दे दिए जाते हैं। अरे बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल में भी छोटे मोटे नाम, है ना, दे दिए जाते हैं, भैया इन्होंने साइन किए हैं मेमोरेंडम पर, राइट। एंड सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, सेम बात, पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मंडप पे आओ, मंडप पे आओ, अगला पॉइंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है जी बात, इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, ये वाली बात एन से, न्यू डायरेक्टर या फिर फर्स्ट डायरेक्टर की एन का, फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट, फर्स्ट डायरेक्टर का इंटरेस्ट, ये लिखिए बात, सुनना ध्यान से क्या लिखा है, द पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट, जो हाईलाइट करो पहले वो समझना, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, किसमें इंटरेस्ट है, इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट, किसी और फर्म में या किसी और कंपनी में अगर उनका इंटरेस्ट है, एक तो मुझे वो बताना है, ठीक है जी बात, अलोंग विथ, साथ के साथ, उन्हीं फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, उसी फर्स्ट डायरेक्टर की कंसेंट टू एज डायरेक्टर, यानी कि जो मैंने हाईलाइट किया है वही मुद्दे की बात है। अगर एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखना एक बार क्या लिखा है, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल, ऑब्वियसली बात है जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम आर्टिकल में लिखा तो जाएगा ही जाएगा, सब्सक्राइबर जो होते हैं उनका नाम भी आर्टिकल में लिखा जाता है, ठीक है ना, मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, आर्टिकल में कैसे लिखा गया नाम, आर्टिकल में लिखा गया एज द फर्स्ट डायरेक्टर, राइट, मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है ना, इन द कंपनी, इन अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट। अब ऐसा लगता है यार ये क्या लिख दिया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, हो गई भैंस पानी में, काला अक्षर हो गया भैंस बराबर, इसलिए जो बीच की लाइन है उसे स्किप करो तो रियल मीनिंग समझ में आएगा। अब वो पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया है, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, हो गई ना सन से लाइन, है कि नहीं बात, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन द अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, ये बात समझ में आ गई। हाँ,
उस फर्स्ट डायरेक्टर का नाम कहां लिखा होगा, आर्टिकल में लिखा होगा, ये अलग से हम ब्रैकेट कर देते हैं, तो बात आपके घुटनों तक पहुंच जाएगी। किसके साथ देना है, कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर कि वो कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है इन सच फॉर्म और मैनर जो बताया जाएगा कंपनी एक्ट के द्वारा, राइट। पर्टिकुलर, राइट, प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शैल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट फॉर द प्रोफेशनल एंगेज्ड। बिल्कुल सही बात है भाई। वो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर हमने सारे के सारे मंडप पे आओ, जो मंडप पे आओ वो किसके लिए है, उन सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मेमोरेंडम पर साइन किया है। ये किसके लिए नहीं है, ये किसके लिए नहीं है नालायकों, ये उनके लिए नहीं है जो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में, है ना, काम कर रहे हैं कंपनी को बनाने में, जैसे कि वकील, अकाउंटेंट, है ना, या फिर कोई टाइपिस्ट जो भैया आपके एफिडेविट को टाइप कर रहा होगा, है कि नहीं बात, आपके डॉक्यूमेंट को फ्रेम कर रहा होगा, भैया उन लोगों के लिए ये डिटेल्स मैंडेटरी या मायने नहीं रखती, उनकी कोई डिटेल आरओसी में नहीं जाएगी। लेकिन जो सब्सक्राइबर है, जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, उनकी डिटेल्स और फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल्स जो ऊपर हमने पढ़ी है मंडप पे आओ, वो जाएंगी। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया, पहले स्टेप के बाद देखो अगले स्टेप बहुत ही चुन्नू मुन्नू है, चुन्नू मुन्नू। अब देखो क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल पक्की पाई गई, है ना, जो भी आपने मैट्रिमोनियल में डिटेल दी वो सारी सच्ची मिली, भैया आपका नाम भी सच्चा है, आपका पैकेज भी सच्चा है, ठीक है, आपने इतनी डिटेल दी, ठीक है, कि भाई मेरा वेट इतना है, मैं यहां रहता हूं, मेरी कंपनी, सब कुछ डिटेल बिल्कुल बढ़िया पाई गई। इसका मतलब फिर लड़की वाले क्या करेंगे, लड़की वाले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। लड़की वाले कहेंगे भाई साहब ये बिल्कुल सर्टिफाइड बंदा है ना, इसी से शादी करनी है ना, इससे ही शादी कराएंगे हम अपनी लड़की की। तो रजिस्ट्रार हो गए लड़की के पिताजी, लड़की के पिताजी लड़के का चरित्र देख के, लड़के के एफिडेविट देख के, उसके कस्में वादे देख के कि भाई ऑफेंस नहीं किया उसने, गिल्टी नहीं पाया गया, क्या कह दिया, ये ले भाई डॉक्यूमेंट ले ले, है ना, राइट, जो तूने इंफॉर्मेशन दी है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो फाइल किया, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर। वो क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, है ना, रजिस्टर में लिख देगा। एंड इशू, सबसे खतरनाक बात, क्या दे देगा भाई और बहनों, क्या दे देगा, इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं COI। क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, यानी कि ये मिल जाएगा हमें फाइनली। ठीक है जी बात। अब बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा एज पर सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब सुनना ध्यान से मजेदार बात, जब भैया लड़की वालों को रिश्ता पसंद आ गया तो फिर वो क्या करेंगे, नंबर एक्सचेंज करेंगे। सर नंबर एक्सचेंज कर लिया हमने, मेरा नंबर तुम्हारे पास, तुम्हारा नंबर मेरे पास, व्हाट्सएप खेल रहे हैं अब हम रात भर। ठीक है, यही होगा ना। ऐसे ही जब कंपनी बनती है तो कंपनी के डायरेक्टर को डिन नंबर दिया जाता है। कौन सा नंबर एक्सचेंज किया जाता है, डिन नंबर। कंपनी मुंह फुला के बैठी है ना, जन्म मेरा हुआ, काम मेरे लिए हो रहा है, बिजनेस मैं करूंगी, अनंत काल तक मैं चलूंगी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सेपरेट मैं हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन मैं हो गई, है कि नहीं बात। मुझे भी कुछ अस्तित्व में आने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी भी कोई आइडेंटिटी बनाओगे नहीं बनाओगे। तो जज साहब ने बोला कंपनी को देंगे सिन नंबर, CIN, है कि नहीं बात। क्या मिलेगा, CIN, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यानी कि कॉर्पोरेट दुनिया में, है कि नहीं बात, कॉर्पोरेट दुनिया में उस कंपनी का ये अस्तित्व है, इस नंबर के थ्रू उसका अस्तित्व माना जाएगा। जैसे तुम्हारा और मेरा अस्तित्व किससे है, आधार कार्ड के नंबर से है, इनकम टैक्स में किससे है, पैन नंबर से है। ऐसे ही कंपनी का अस्तित्व CIN नंबर से होता है। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट, सबसे खतरनाक वर्ड है डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। इसके ऊपर बड़े धमाके हुए हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में बताया तो आपको एक मजेदार केस, एक पर्सन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट हो गए, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिला। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को, मान लो 7 जनवरी को। गलती से रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट में जनवरी की जगह लिख दिया फरवरी।
इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का पेपर सब तैयार होगा, सर्टिफिकेट भी आ गया कब, 7 जनवरी को। दुनिया 7 जनवरी को मान रही है, लेकिन गलती से सर्टिफिकेट में कितने लिख दिए गए, 7 फरवरी। तो भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। क्या माना जाता है, कंक्लूसिव एविडेंस। जो लिख दिया, चाहे गलती से लिख दिया, 100% सच होगा और जो लिखा है वही माना जाएगा। यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 7 जनवरी नहीं माना गया, क्या माना गया, 7 फरवरी। यानी कि कंपनी का अस्तित्व में आना 7 जनवरी नहीं 7 फरवरी हो गया, क्योंकि 7 फरवरी ही क्या लिखी थी, डेट लिखी थी सर्टिफिकेट में। इसलिए लॉ में लिखा है जो भी डेट सर्टिफिकेट में लिखी होगी, चाहे वो सच लिखी हो, चाहे वो गलती से आगे की लिख दी गई हो, जो भी डेट लिखी होगी, है ना, द रजिस्ट्रार शैल अलॉट द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, है कि नहीं बात। तो क्या मिल जाएगा, CIN नंबर मिल जाएगा, विच शैल बी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फॉर द कंपनी, जो कंपनी को एक अलग अस्तित्व देगा। एंड विच शैल ऑल्सो बी इंक्लूड इन द सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ ही आएगा। अब देखो, अब सर्टिफिकेट COI आ गया, CIN आ गया, कोई भी आ गया और SIN भी आ गया। फिर कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है भैया, वो डॉक्यूमेंट कहां जाएंगे नलायको, सर वो डॉक्यूमेंट जाएंगे कंपनी के HO में। यानी हर एक कंपनी को अपने मेन डॉक्यूमेंट्स, है ना, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे PNL हो, बैलेंस शीट हो, प्रिजर्व करके रखनी है, मेंटेन करनी है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है ना, राइट। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है सर, हेड ऑफिस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर द एक्ट, जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो कहां मेंटेन करनी है सर चीजें, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगली बात आती है धोखाधड़ी की, समझना ध्यान से, धोखाधड़ी, है ना, धोखा किया है मेरे साथ। अगर कंपनी बनाते टाइम पर, किस वर्ड को हाईलाइट करेंगे, एट द टाइम, ध्यान रखना किसको हाईलाइट करेंगे, एट द टाइम। कंपनी बनाते टाइम पर आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी जो सही नहीं है, सप्रेशन ऑफ मेटीरियल फैक्ट, मेटीरियल मतलब मुद्दा और सप्रेशन मतलब छुपा लेना। ठीक है ना, राइट। आपने कोई बहुत बड़ी मेटीरियल यानी कि इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात छुपा ली, ठीक है, और ये बात एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन पता लग चुकी है कि आपने बहुत बड़ी बड़ी मुद्दे की बातें छुपाई हैं। जैसे कि क्या बात छुपा ली, जिस पर्सन को आप सब्सक्राइबर बना रहे हैं, डायरेक्टर बना रहे हैं, पता लगा वो नामी गिरामी डॉन निकला, मैं हूं डॉन, ऐसे कर रहा है वो, पता लगा डॉन निकला, तो आपने बात छुपा ली, वो गिल्टी है, उसको सजा, है ना, दी जा चुकी है, दोषी है और वो फरार, है ना, फरार हो रहा है, भाग रहा है, तो भैया इतनी बड़ी बात छुपा ली से बोलते हैं मेटेरियल फैक्ट का, है ना, सप्रेशन करना, राइट। या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन देना कि वो एक जेन्युइन पर्सन है, उसके नकली डॉक्यूमेंट लगा दिए। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा, इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ऐसा किया गया है तो भैया तैयार रहो किस चीज के लिए, फ्रॉड के सेक्शन में पकड़े जाने के लिए, सेक्शन 447। और यहां मुझे सेक्शन 447 को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं आपको 447 विद SRK समझा चुका हूं। ठीक है जी, बात सर समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम अगर यही बेईमानी कंपनी बनने के बाद पता लगी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बन चुकी है, किस बेस पर, झूठे वादों के ऊपर, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना, सप्रेशन ऑफ मेटेरियल फैक्ट, कि भैया डॉन को पकड़ने का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, उस डॉन को आपने बना रखा है जो फरार है, राइट। ये बात पता लगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद। तो क्या हुआ, बन गई तो बन गई, है कि नहीं बात, छोड़ दें, जाने दें, ना मुन्ना ना, सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। वेयर इट एनी टाइम आफ्टर, मजेदार बात क्या है, आफ्टर। क्या प्रूफ होगी बात, कंपनी बनाई गई है झूठी इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना, झूठे रिप्रेजेंटेशन से, छुपाकर मेटेरियल फैक्ट को, ठीक है ना, एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट डिक्लेयर ऑफ द फाइल और मेड
इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी, और आपने उन झूठे डॉक्यूमेंट से कंपनी को बना लिया, और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन द प्रमोटर द पर्सन नेम एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन इन दिस सेक्शन, है ना, जो भी कंपनी को बनाने में लगे हुए थे, जिम्मेदार थे, चाहे वो कंपनी बना रखे प्रमोटर हो, कंपनी बनाने में लगे हुए इंसान, कोई कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर हो, ठीक है, या जो भी पर्सन हो, राइट, एंड द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन, जो भी पर्सन ऊपर डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जो भी पर्सन है, उन सबको सजा होगी, राइट, फ्रॉड के अंदर सेक्शन 447 के लिए तैयार रहना, यानी कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम है। पॉइंट नंबर 5 पे क्या याद रखना है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 6 पे क्या याद रखना है, आफ्टर द फॉर्मेशन, राइट। और आखिर में जब सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, तो ऑर्डर तो आएगा ना, किसका ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, लड़की के पिताजी का। लड़की के पिताजी को लगा कि जब रिश्ता हो रहा था तब आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी, जब रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई है अभी, रिश्ता हो गया है, ठीक है ना, तैयारियां चल रही हैं, डिसाइड कर चुके हो वेन्यू, है ना, घूमने कहां जाएंगे ये भी डिसाइड कर लिया है, तब पता लगा कि भैया बेईमानी करी गई है, झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है, और हो जाता है इंडिया में कभी कभी ऐसा। तो बताओ, लड़की के पिताजी जब गुस्से में आएंगे तो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब बात आती है ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल सुनो ध्यान से, ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक तरह की कोर्ट होती है जिसे कंपनी लॉ ने जन्म दिया, है ना, किसने जन्म दिया, कंपनी लॉ ने जन्म दिया। सिर्फ किस काम के लिए, कंपनी लॉ के मुद्दों को सुलझाने के लिए, राइट। तो ट्रिब्यूनल मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में बोलते हैं इसे एनसीएलटी। क्या बोलते हैं जी, एनसीएलटी, राइट, जिसका जन्म हुआ सेक्शन 408 के हिसाब से। और क्यों हुआ, एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियल, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट याद है, आधा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑब्लिगेशन इंपोज बाय लॉ ओनली। ऐसे ही एनसीएलटी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि क्वासी कोर्ट टाइप समझ लो, क्वासी कोर्ट ही है जो सिर्फ, है ना, एडजुडिकेट इश्यूज, यानी कि जो फैसले लेती है, या एडजुडिकेट मतलब हो गया रिजॉल्व करती है, ठीक है ना, समस्याओं को हल करती है, राइट। कौन सी समस्याओं को वो एनसीएलटी हल करती है, ओनली रिलेटिंग टू द कंपनीज इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में कंपनीज बन चुकी हैं, खुल चुकी हैं, उनके कोई मसले चल रहे हैं, तो सारे मसले एनसीएलटी को भेजे जाते हैं। इसलिए एनसीएलटी का गठन किया गया 1 जून 2016 को। आई होप बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं वापस, चलते हैं थोड़ी दूर जहां खट्टे नहीं है अंगूर। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, है ना, ट्रिब्यूनल के बारे में जान लिया सर क्या होता है। अब सबसे पहले क्या लिखा है, वेयर द कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड, फॉल्स इंफॉर्मेशन से बनी है, वो सारी बातें ऊपर मुटेटिस मुटेंडिस हो रही है, मुटेटिस मुटेंडिस, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं, राइट, फ्रॉडुलेंट एक्शन उनके ऊपर लिया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास कर सकता है, पहला, पास ऑर्डर एज वी थिंक फिट, जो उसे लगता है। पहली बात तो खुली आजादी दी, खुली आजादी, जो तुम्हें लगता हो वो कर लो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। पापा ने कहा ले मेरा एटीएम ले, है कि नहीं बात, जितने उड़ाने हैं उड़ा ले, ठीक है। या फिर एक जैसे पुरानी पिक्चर दिखाई थी, ये लो पकड़ो ब्लैंक चेक, जितना भरना चाहो बोल लो, खुली आजादी, राइट। तो कानून ने ट्रिब्यूनल को खुली आजादी दी है, जो ट्रिब्यूनल को लगता है वो ऑर्डर पास कर सकती है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, भाई ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, हम तो नहीं मान रहे, ना मुन्ना ना, जो उन्होंने बोल दिया थिंक फिट वो माना जाएगा। फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो उसे सही लगता है किसके लिए, कंपनी के मैनेजमेंट को, यानी कंपनी को चलाने के लिए, इंक्लूडिंग चेंजेस। अगर कंपनी लॉ को, ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि चेंज करना है, तो मेमोरेंडम में, आर्टिकल में चेंज कर सकते हैं, किसके हिसाब से, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी। सुना है ना वर्ड, भैया ये हम चेंज करते हैं, इन्होंने कंपनी बेईमानी से बनाई है, तो ये भी चेंजेस और सजा भैया जनहित में जारी है, राइट, जनहित में जारी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर एंड क्रेडिटर, इनके हित में होगी वो बात, और क्रेडिटर के हित में होगी, और जनहित में तो होगी ही होगी। दूसरा काम ट्रिब्यूनल और क्या कर सकता है कि नहीं बात, ट्रिब्यूनल कर सकता है, अगली खतरनाक बात, रिमूवल ऑफ द नेम, नाम ही रजिस्टर में से काट देंगे, राइट। मैम को गुस्सा आया स्कूल में, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर उठाया, बहुत शैतानी हो गई, नाम ही काट दिया क्लास से,
आउट ऑफ द क्लास परमानेंट, नाम ही कट गया। ठीक है नहीं बात, रजिस्ट्रार भी यही बचपन वाली कहानी कर सकता। वाइंड अप, देश निकाला, ठीक है ना, बंद कर देना, कंपनी को ही बंद कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। पार्टनरशिप की भाषा में हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व कर देंगे, बंद कंपनी। ठीक है जी बात, समझ गए सर। या फिर और लगाए बीच में, और इनमें से कोई भी काम किया जा सकता है। और पास सच अदर ऑर्डर एज में डीम्ड फिट, ये लो, है ना, खुली छूट। इसके अलावा, है ना, इनके अलावा अगर जो भी ट्रिब्यूनल को लगता है कि भैया ये काम और होना चाहिए इनके साथ, ठीक है, जैसे कि जेल भेज देना या उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, है कि नहीं बात, जो उसे ठीक लगेगा ट्रिब्यूनल वही काम करेगी, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द ऑर्डर, यानी कि ऊपर वाले ऑर्डर निकालने से पहले, ऊपर वाले ऑर्डर निकालने से पहले ट्रिब्यूनल आपके लिए गाना गाएगी, एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए। याद आ गई बात। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यूनिवर्सल लॉ, भैया यूनिवर्सल लॉ है, मुलाकात का मौका मिलेगा आपको, अपने सफाई में जो कुछ कहना है आप जाके बोल देना। और साथ के साथ एंड, है ना, प्लस में लिखेंगे, एंड ट्रिब्यूनल शैल टेक इन कंसिडरेशन द ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। यानी कि जब कोई भी ऑर्डर पास होगा तो ट्रिब्यूनल ये कह रहा है बेईमानी किसने करी, बेईमानी करी कंपनी के प्रमोटर ने, कंपनी के सब्सक्राइबर ने, है ना, कंपनी के लोगों ने, तो कंपनी को सजा होगी, कंपनी के लोगों को सजा होगी। लेकिन जो बाहर वाला बेचारा आपको उधार दिए बैठा है या आपने सामान खरीदा तो क्रेडिट उसका लागू है, चल रहा है, तो भैया उसको सजा दे दोगे। जज साहब ने कहा कि जब भी आप ऊपर के ऑर्डर निकालोगे साथ साथ किसको ध्यान में रखना है, टेक केयर, है ना, किसकी टेक केयर करनी है, कोई भी लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स का, है ना, बैंक्स का, जहां से लोन ले लिया होगा बच्चन साहब ने, उन सब का ध्यान रखना है ऑर्डर पास करने से पहले, उनके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। समझ चुके हैं सर, समझ चुके हैं, मजा ही आ गया आज तो। स्पेसिफाइड, है ना, परफॉर्म, यानी अगर आपको कोई भी कंपनी खोलनी है ना, कोई भी कंपनी, तो कंपनी लॉ ने क्या कर रखा है, पोर्टल बना रखा है स्पाइस, बिल्कुल मिर्ची जैसा, है ना, आय हाय मिर्ची, है कि नहीं बात, मिर्ची बना रखी है, स्पाइस बना रखा है, यानी कि कुछ नहीं पढ़ना, एक रीडिंग लेनी है। जब भी आप कंपनी खोलेंगे तो आसान स्टेप में आपकी कंपनी बन जाएगी अगर आप इस पोर्टल पे जाएंगे। इन अ स्टेप टुवर्ड इजी सेटिंग ऑफ द बिजनेस, एमसी हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी थ्रू सिंप्लीफाइड परफॉर्मा इनकॉर्पोरेटिंग, है ना, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि वेबसाइट के थ्रू घर बैठे बैठे आसानी से आप कंपनी बना सकते हैं स्पाइस पोर्टल पर जाकर। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सर बिल्कुल समझ में आ गई, मजा ही आ गया। अब आती है बात, सर इसको याद कैसे करेंगे, यानी जो मैंने स्टेप लिए, है ना, उनको याद कैसे करेंगे। कायदे में तो देखा जाए आपकी स्क्रीन पर जो ये स्टेप्स हैं, हमने यही स्टेप फॉलो किए हैं। पहले, है ना, फॉर्मेशन किया, यानी प्रमोटर ने, फिर प्रमोशन हुआ, फिर मेमोरेंडम, आर्टिकल, याद आ गया, फिर डॉक्यूमेंट दिए, फिर सीओआई मिल जाता है। लेकिन जो हमने स्टेप पढ़े वो हमारे स्टेप कुछ इस तरीके से याद करने हैं। और स्टेप आपको पता ही है, स्टेप में आप कभी भी सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। तो मजेदार बात यह है कि जो भी मैं आपके लिए स्टेप लेके आया हूं अब, वो बहुत ही शानदार जानदार स्टेप है और वो बिल्कुल सीक्वेंस में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 1, स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये सारे एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो क्या याद रखेंगे, राइट, मोहब्बत में, ठीक है ना, राइट, ब्रेकअप होने के बाद एक टूटे दिल के आशिक ने क्या बोला, एक टूटे दिल का आशिक, है ना, खुदा से क्या दुआ कर रहा है, खुदा से मांग रहा है, ऐ खुदा फिर कोई चाहे मुझे फिर और तड़पाए मुझे, फिर कोई चाहे मुझे फिर और तड़पाए मुझे। ये भी नहीं मान रहा, एक बार ब्रेकअप हो गया, दूसरा ब्रेकअप चाहिए इसे, है कि नहीं बात, ये भी कम नहीं है वैसे। तो क्या बोल रहा है बेचारा, फिर कोई चाहे मुझे फिर कोई तड़पाए मुझे, राइट। एफ से फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, याद आ गया सर, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था मंडप पे आओ, ठीक है। सीओआई, कोई की स्पेलिंग देखो मैंने जानबूझ के क्या रखी है, कोई की स्पेलिंग रखी है सीओआई, कोई, कोई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। ये रहा सर आपकी नजरों के सामने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चाहे के सी से क्या आएगा, सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर।
एम से क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। कहां मेंटेन करने हैं भाई साहब, एचओ में मेंटेन करने, हेड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एफ, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर दी है, सेम बात, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन फाउंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो भैया किसके लिए तैयार रहना, धारा 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 शुद्ध धारा, धारा 447 के लिए तैयार रहना फ्रॉड के केस में, जो आप जानते ही हैं। और तड़पाए मुझे, ओ आर ये एक साथ है, ओ आर क्या है, एक साथ है, और मतलब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ओ से ऑर्डर, टी से ट्रिब्यूनल, और मुझे हिंदी में लिखा है तो मुझे से कुछ नहीं बनेगा। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा थ्योरेटिकल आएगा। राइट, राइट द स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्या करना है, क्या करना है, बस दिल पे हाथ रख के दर्द भरी शायरी बोलनी है। ठीक है, किसको बोलनी है, एग्जामिनर को। सर फिर कोई चाहे मुझे, फिर और तड़पाए मुझे, फिर कोई चाहे मुझे, फिर और तड़पाए मुझे, ये एग्जामिनर को बोल देना। राइट, वो भी बेचारा, उसके भी दिल पे लगेगी बात, अरे तो मेरी ही कहानी है, पूरे नंबर मिलेंगे। मजा आ गया सर, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया इस कोड में तो, है ना, हमारे जख्म भी हरे हो गए। तो भैया अपनी कहानी मत बताने लगना मुझे, सर मेरे साथ ऐसा हो गया था एक दिन, है कि नहीं बात, तो अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अगला देखो क्या लिखा है, इसका असर क्या होगा। अब सुनो, अब जो असर की बातें आई है ना, राइट, अब जो केस आ रहे हैं वो बिल्कुल बच्चों वाले केस है, बच्चों वाले केस है जो आप जानते हो पहले से ही। ठीक है जी बात। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, सुनना ध्यान से, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली, है ना, क्या बोला गया, असर क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, 7 में तो करा लिया आपने रजिस्ट्रेशन, 9 कहता है इसका असर क्या है। अब बताओ इसका असर क्या हो, कंपनी अगर जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो ये लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपकी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी सर्टिफिकेट आ जाएगा। देखो मैं कह रहा हूं डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट, यानी जो डेट लिखी है, चाहे वो गलती से 1 महीने बाद की लिख गई हो, 7 फरवरी, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एज अ पर्सन हु मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम बिकम द मेंबर, जो सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, और जो भी मेंबर बन रहे हैं, राइट, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेंट द मेमोरेंडम, यानी कि वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी, आपको पता है वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन चुकी है। किस नाम से, जो नाम मेमोरेंडम में हमने कंपनी का दिया है। सच अ रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी कैपेबल ऑफ फर्निशिंग, है ना, कैपेबल ऑफ एक्साइजिंग द फंक्शंस ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर द एक्ट एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद द पावर, है ना, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगी, और वो अपने नाम से खरीद सकती है एसेट्स, होल्ड कर सकती है, बेच सकती है प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजेबल हो, चाहे वो इनटेंजेबल हो। कंपनी अपने नाम से केस भी कर सकती है, कंपनी के ऊपर उसके नाम से ही केस हो सकता है, सेड नेम, जो नाम हमने मेमोरेंडम में दिया है कंपनी का। बच्चों वाली बात है तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो बस जस्ट रीडिंग ले लो भाई साहब, भाई लोग, जस्ट रीडिंग। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन द सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी है, डेट जो कहां लिखी है, सर्टिफिकेट पे लिखी है, चाहे वो आज की लिखी हो, चाहे वो गलती से आगे की लिख दी गई हो, कंपनी बिकम द लीगल पर्सन। बताने वाली बात है, क्यों बता रहे हो ये, क्यों बता रहे हो ये, कंपनी बिकम द लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर, यानी कंपनी के सब्सक्राइबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है ना, वो अलग से आइडेंटिटी बन जाती है, और उनका भी एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और उसके मेंबर्स के बीच में। अगर मैं कंपनी के शेयर ले रहा हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी और मेरे बीच में भी है ना, मेरा और कंपनी का, फॉर द शेयर परचेज एंड सेल, ठीक है ना, डिबेंचर, रिडम्पशन, डिबेंचर, इन सबका कॉन्ट्रैक्ट है, जो किसमें लिखा जाता है, मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा जाता है। हरिनगर, है ना, शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला, ठीक है ना। अब अगली बात, फिर से बेकार की बातें, जैसी कंपनी का जन्म हो जाएगा क्या कहलाई जाएगी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जब तक ये बंद ना हो जाए कंपनी चलती जाती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, या फिर जब तक उसका नाम रजिस्टर से ना काट दिया तो तुम क्या मानते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना। अगली बात, क्या मैं कंपनी की एसेट्स का मालिक हो जाऊंगा अगर मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं, अगर मैंने IOC के शेयर ले रखे हैं तो क्या पंप मेरा हो गया, नहीं ना, तो वही लिखिए बात, अ शेयरहोल्डर हु बाय द शेयर डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे हमने मैकौरा वाला केस पढ़ा था,
अ शेयर होल्डर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैकोरा वाला याद आ गया ना, राइट? टिम्बर, आग लग गई, ठीक है, वो वाला। बट इन सर्टेन केसेस रिट पिटिशन विल बी मेंटेन बाय अ कंपनी और इट्स शेयर होल्डर। हाँ, रिट पिटिशन, कोर्ट में केस डाल सकते हैं कि भाई अगर मैंने कुछ कंपनी को उधार दे रखा है तो कंपनी ने मुझे पैसे लौटाए नहीं है, इस तरह के आप केसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हक की लड़ाई तो लड़ ही सकते हो, ठीक है जी बात। अगला केस देखो, बिल्कुल टुच्चा मुच्चा के जो पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। कह रहे हैं भाई साहब, लीगल पर्सनैलिटी जन्म ले लेती है यज्ञ में से जैसे जन्म लिया हो, जैसे ही जिस मोमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये तो हम जानते हैं पहले से ही, उसी क्षण से क्या होता है, ठीक है, पर्सन जिन्होंने मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया है, जो अदर पर्सन जो कंपनी के मेंबर बन चुके हैं, है ना, उन्हें अलग से सेपरेट दर्जा दिया जाता है बॉडी कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेशन का, और साथ साथ कंपनी अलग से लीगल पर्सन के तहत फंक्शन करना शुरू कर देती है। ये क्या बताने वाली बातें हैं? अब इस लेवल पे आगे हम ये टुच्ची बातें पढ़ेंगे। अ कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस, है ना, आ जाती है, लॉ की नजरों में वो सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर। सर कब तक ये बेकार की चीजें पढ़ते रहेंगे हम? नलायकों, चिंता मत करो, अगले केस सुनना, बहुत ही मजेदार, ये है ज्ञान की बात। स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास, CWT मद्रास जो अब चेन्नई है। दूसरा केस हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुआ क्या इन केस में, जानते हैं मजेदार तरीके से। रिलायंस इंडस्ट्री, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए लाता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। रिलायंस इंडस्ट्री वैसे तो 300-400 तक सब्सिडरी कंपनी बना चुकी है, लेकिन उन 300-400 में कम से कम 100 तो उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है। उनमें से 3 आपकी नजरों के सामने है। पहली, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 100% शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 100% शेयर है, तो इसका मतलब रिलायंस क्या हो गई सर? रिलायंस हो गई होल्डिंग कंपनी। और ये तीनों की तीनों कंपनी जिसके शेयर रिलायंस के पास है, ये क्या हो गई सर? सब्सिडरी कंपनी। क्या हो चुकी है? सब्सिडरी कंपनी। अगर रिलायंस 100% होल्डिंग है और ये तीनों की तीनों सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या इन सब्सिडरी कंपनीज का अस्तित्व खत्म मान ले कि भैया होल्डिंग है, तुम तो 100% किसी और की हो चुकी हो, ठीक है, तो जो पर्सन 100% किसी और का हो चुका है, उस पर्सन का अस्तित्व खत्म, है ना। तेरा मुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। अरे भैया मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, तो क्या अस्तित्व खत्म हो गया मेरा? है कि नहीं बात? डिसॉल्व मान लूं, राख बन जाऊं, है कि नहीं बात? अब खुद सोचो। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला भाई साहब मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। आपका अस्तित्व एज अ सेपरेट बॉडी, कॉर्पोरेट, लीगल पर्सनैलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्ट करता रहेगा, इवन योर 100% शेयर कैपिटल इज होल्डिंग बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी रिलायंस केमिकल लिमिटेड still exist as separate legal entity. This is the same separate legal entity, and Adventure Marketing Private Limited is also the same separate legal entity. तो यही बात लिखी है, 100% होल्डिंग होने से आप की एंटिटी को कोई खतरा नहीं है। It may be noted that company may purchase shares of another company and become the controlling company. ये बात समझ में आ गई? कंट्रोलिंग कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी। However, merely because company purchase all the share, यानी अगर 100% शेयर होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ऑफ अनदर कंपनी कौन हो गई? रिलायंस केमिकल लिमिटेड, ठीक है। इट विल नॉट सर्व एज मीन्स ऑफ पुटिंग द एंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अस्तित्व खत्म कर दोगे, है ना, कॉर्पोरेट करेक्टर का ऑफ अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन? रिलायंस केमिकल का, ठीक है। समझ आ गई ना बात? अगर उसके पास 100% शेयर, तो उसका मतलब ये नहीं रिलायंस केमिकल का कॉर्पोरेट अस्तित्व खत्म कर देंगे, ठीक है। ये बात किसने कही? इस केस ने कही। ईच कंपनी, जो भी तीनों कंपनी मैंने आपको दिखाई, ईच कंपनी इज सेपरेट एंटिटी। ये सारी कंपनी क्या है? सेपरेट एंटिटी मानी जाएंगी।
आई होप केस आपको समझ में आ चुका होगा। अगला केस देखो, अगला बहुत ही मजेदार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली में इस कंपनी के कोइसिल के 99% शेयर होल्ड कर रखे हैं। कितने? 99%, बड़ी खतरनाक बात है। आईओबी के 95% शेयर होल्ड कर रखे हैं, राइट। और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तो 100% शेयर होल्ड कर रखे हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि जब भी वो कोई कंपनी है ना इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में, एज अ प्रेसिडेंशियल पावर या एज अ प्रेसिडेंशियल स्टेटस, अपने खुद के नाम से नहीं, प्रेसिडेंट होने के नाते, जो उनका प्रेसिडेंट वाला स्टेटस है ना, उस प्रेसिडेंशियल स्टेटस के नाते अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो 100% इन्वेस्ट क्यों ना कर दें, ठीक है ना, या 100% कहने का मतलब क्या, 100% ही इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल क्यों ना ले लें, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कंपनी प्रेसिडेंट की क्या बन गई, एजेंट बन गई। यानी कि ये कंपनी प्रेसिडेंट की एजेंट बन जाएंगी, प्रेसिडेंट प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल जो बोलेगा अपने एजेंट को वो एजेंट को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट के कहने पर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, ये एजेंट नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली प्रेसिडेंट की जगह अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी के 100% शेयर ले रखे हैं, किसी कंपनी के 100% शेयर ले रखे हैं, तो जिस कंपनी के 100% शेयर ले रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंट नहीं कहलाई जाएगी कि भाई साहब आप क्या बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट बन गए, ठीक है, समझ में बात, राइट। तो यू कैन नॉट से दैट द कंपनी बिकम द एजेंट ऑफ आइदर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो देखो यही बात लिखी है आपके नजरों के सामने। हैवी इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ बिहार एज हैज बीन स्टेटेड अबव द लॉ रिकॉग्नाइज सच कंपनी एज अ जुरिस्टिक, यानी सेपरेट पर्सन होता है, सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है कि नहीं बात। मियर फैक्ट दैट, समझना ध्यान से, अब आइए बहुत ही खतरनाक बात, मियर फैक्ट दैट एंटायर शेयर कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, यानी होल्ड कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड ऑल इट्स शेयर आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। यानी कि सारा का सारा कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सारे ऑल इट्स शेयर ले रखे हैं, सारे के सारे शेयर ले रखे हैं। इसका मतलब क्या नहीं होता, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी एंड सबसे खतरनाक बात जो ये लिखी है, इट डज नॉट मेक द कंपनी, जिस कंपनी के 100% शेयर ले रखे हैं, एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मुद्दे की बात यही है, आप समझ चुके हैं, समझ में आ गई ना बात। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन कंपनी के शेयर ले रखे हैं, चाहे 100% शेयर ही क्यों ना ले रखे हो, तो इन कंपनीज को, नलायकों, इन कंपनीज को एजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है आपके दिमाग में। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है एक जानदार शानदार सीक्रेट कोड, ये फिर कोई चाहे मुझे फिर और तड़पाए मुझे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए अगली वीडियो के लिए, तब तक आपको पता करना क्या है, बस पूरी जी जान लगाकर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आसमान की ऊंचाइयों पे, सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखना।